अस्सलामुअलैकुम। दूसरा दिन हुआ आज आप लोगों से जुदाई का। मेरा 40वां लेक्चर शुरू करते हैं और IS 38 वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज 248 पे। ये ओपन करें। हाँ, ये करेंगे। ज़ाहिर है IS 12 हमारा पेंडिंग ही है। जब आप लोग आ जाएंगे, अल्लाह करे कल ही आ जाएं, अल्लाह करे जल्दी आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल तो कल का भी प्लान कुछ ऐसा ही है कि ऑनलाइन ही आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे। तो फिर कोशिश यही है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो वैसे ही बाद में मतलब करने वाली होती हैं, रनिंग टॉपिक्स के साथ रिलेट नहीं कर रही जो चीज़ें, वो करवाई जा रही हैं आपको, जो अल्टीमेटली हमने करनी ही होती हैं नॉर्मल क्लासेस में, एक्स्ट्रा क्लासेस में मिला जुला के। ठीक है, 248 पेज पर ये क्वेश्चन है और इसकी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर आ नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। तो चलें हम नोट भी रिवाइज़ कर लेंगे, इसमें हमारा IS 38 भी रिवाइज़ हो जाएगा और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आपको यहाँ पर एक दो जगह पर कंसोलिडेशन का लफ्ज़ नज़र आएगा तो आप परेशान होंगे, उससे परेशान ना हो। ठीक है, कंसोलिडेशन के साथ मिक्स है IS 38, लेकिन कंसोलिडेशन वाली जो एडजस्टमेंट है वो जैसे समझाऊंगा वैसे समझ लीजिएगा। जब कंसोलिडेशन करेंगे तो फिर तरतीब सिर्फ वर्किंग की बदलेगी, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, तो वो फिर उस वक्त आपको यहाँ पे आके दोबारा दिखा भी दिया जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसके सोल्यूशन में जिस तरह से वर्किंग हुई वो आपने वो नहीं देखनी, उस एक एडजस्टमेंट की। ठीक है, बल्कि जो क्लास के अंदर मैं करवाऊँगा उस तरतीब से आपने देख लेना है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि पेज नंबर 260 के ऊपर ये वर्किंग 1 है। इसको फ़िलहाल जो है ना आपने यहाँ से नहीं देखना। ठीक है बच्चों, चल अच्छा जी। अब बाकी मोटा मोटा फॉर्मेट आपको याद ही है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ओपनिंग एडिशन हमने कहा था ये 2 हिस्सों में कर लेंगे, याद है आपको। ठीक है, फिर अब रीवैल्यूएशन भी है, चाहे IS 38 में रीवैल्यूएशन भी हमारी रहती थी। ठीक है, वैसे तो रीवैल्यूएशन भी हमने पूरा रिवाइज़ करना है, FAR 1 वाला IS 12 के लिए करना है, लेकिन इतना थोड़ा बहुत तो आपको याद ही होगा कि बुक वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करते थे तो सरप्लस आ जाता था। पहले कोई सरप्लस पड़ा होता था तो वो उसको जो है वो ऐड हो जाता था, कोई लॉस पड़ा होता था तो उसको रिवर्स, वो सारी इतनी कोई बात तो आपको याद ही है ना, इतनी को यहाँ पे कर लेंगे। बहरहाल उसकी वजह से ट्रांसफर्ड और रीवैल्यूएशन आ जाता है, लॉस सरप्लस तो होगा डिस्पोजल। ठीक है जी, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बजाय यहाँ पर एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन होना चाहिए सोल्यूशन में। ठीक है जी, ये आ जाती है। फ़र्क तो कोई नहीं है, बस नाम ही बदलता है। ओपनिंग है, अमोर्टाइजेशन है, ट्रांसफर्ड है, ये भी याद होगा थोड़ा बहुत आपको। स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो पहले हम डेप्रिसिएशन लिख लेते थे, स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो पहले ट्रांसफ़र फिर डेप्रिसिएशन, एंड ऑफ द ईयर हो तो पहले डेप्रिसिएशन फिर ये हमने सीखा था, वैसे ही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद डिस्पोजल आ गया, फिर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट है। इसको अलग रखें, आपकी मर्ज़ी है, इसको ऐसे स्लैश डाल के यहाँ पर लिख दें, आपकी मर्ज़ी होती है, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। बल्कि यूँ करेंगे, ये वाला तो यहाँ पड़ा हुआ है ना सोल्यूशन में, हम बोर्ड के ऊपर स्लैश डाल के इसी एक के अंदर ही कर लेंगे ताकि दोनों आपके सामने ऑप्शंस आ जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा जो है वो बस हमने ज़रा रिवाइज़ किया अपना फॉर्मेट, तो इसको बना लें फटाफट। जी, कुछ नाम क्या है जी सवाल में? सेब लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। ठीक है जी, अच्छा, नोट का नाम, नंबर को बता दो, नाम पता, नंबर 9 कर दो, इन टेंजिबल्स। ठीक है जी, फिर इसमें आया करती है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, पूरा लिखना है कैरिंग अमाउंट। कॉस्ट भी हो सकती है ना, रीवैल्यूड अमाउंट भी हो सकती है, तो हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ब्रॉडर टर्म लिख देते थे। ठीक है जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट
इसमें जी क्या हो सकता है, ओपनिंग, एडिशंस। और एडिशंस यहाँ पर थोड़ा सा हमने सीखा था कि वो दो तरह के रख लेने चाहिए। एक एडिशन जो हमने, बोलो बोलो, परचेज किए, एक्वायर्ड, और दूसरा इंटरनली जनरेटेड। और फिर जब हमने ये पढ़ा था ना जाकर डिस्क्लोजर्स से, तो ये उसने अलग अलग मांगा भी हुआ था कि इसको अलग कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन है। डिस्पोजल पहले लिखना है तो लिख लो, कोई मसला नहीं, डिस्पोजल पहले लिखो, एडिशन, डिस्पोजल्स, उसके बाद ट्रांसफर्स, ट्रांसफ़र, और फिर रिवैल्यूएशन। सरप्लस भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन। अगर सवाल में स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफ़र लिखते हैं, फिर एमोर्टाइजेशन लिखेंगे, ठीक है। और अगर एंड होगी तो पहले डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन और फिर ट्रांसफ़र। इधर ना लाएं आमिर भाई, मैं देख लेता हूँ पहले ही तरह। एज ऑन 30 जून फेयर वैल्यू है जितनी, तो 30 जून 18 पर ईयर एंड रिवैल्यूएशन है जी। ईयर एंड रिवैल्यूएशन है तो पहले क्या कर लेंगे हम, अमोर्टाइजेशन, फिर ट्रांसफ़र, डिस्पोजल और क्लोजिंग। और क्लोजिंग्स का डिफरेंस बुक वैल्यू, नीचे तीन चीज़ें जगह बच गई है तो लिख लेंगे, पता ही है आपको, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट होगा जी, ठीक है। अब वन बाय वन हम चीज़ें पढ़ते जाएंगे, हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। शुरू करें जी काम। जो पहले पॉइंट करेंगे ना हम, जो हम कर सकते हैं अभी तक नई एडजस्टमेंट के अलावा, वो पॉइंट 1 है, फिर पॉइंट 4 है, पॉइंट 5 है, करना है ये भी, वैसे थोड़ी देर के लिए छुपा रहा हूँ ताकि सवाल तरतीब तो पता हो कि हम लड़ सकते हो, सवाल से लड़ना चाहिए, ठीक है जी। फिर ये नंबर 6 पॉइंट है, फिर नंबर 7 पॉइंट है, ठीक है जी। तो इतना सवाल, ये सिर्फ जो है ना सवाल अभी फ़िलहाल मैं छुपा रहा हूँ। वैसे तो कर लेना है, और पर्चे तक जाते जाते तो हमने वैसे ही किया होता है, लेकिन मैं फॉर द टाइम बिंग सिर्फ ताकि मैं आपको ये बताऊं कि यार ये नंबर तो थे ना, अगर ये पढ़ के ना भी गए होते तो इतने नंबर थे, जो बीच वाली जो एडजस्टमेंट है, ठीक हो गया। चलो अब ये सवाल है हमारा, नोट बनाना है हमने, और यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है। एप्पल लिमिटेड इज़ इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 18। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। हमने नोट बनाना है, वो बस बैलेंस शीट कंसोलिडेशन में देखेंगे, बैलेंस शीट वैसी ही बनती है जैसी इसकी अकेली ऑर्गेनाइजेशन की बनती है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ईयर एंड 30 जून 18 का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू ग्रुप्स इनटेंजिबल्स। नंबर 1, एज ऑन 30 जून 17। अब नोट बना रहे हैं 30 जून 18 का, एज ऑन 30 जून 17 revalued amount of AL's license and related revaluation surplus were 450 and 30 million respectively, ठीक है जी। तो वर्किंग नंबर 1 अगर मैं करूं वर्किंग्स में जाकर, तो डेट, डिस्क्रिप्शन ना, उसका नाम लिख लेते हैं ना, लाइसेंस। अगलों की ज़रूरत होती है वैसे, बाय द वे ये रिवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉलम है, पीपीई के नोट के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी, आपस की बात है। मेन नोट के लिए सिर्फ ये कॉलम यूज़ होता था, सब नोट्स के लिए फिर सरप्लस वाला आता था, मूवमेंट इन रिवेन्यू सरप्लस के लिए, ठीक है ना। बहरहाल अभी वो क्या कह रहा है, 30 जून
17 पर, या मैं कह लूँ यकम जुलाई 17 पर रीवैल्यूड अमाउंट, मैं बुक वैल्यू लिख लूँ, को मसला तो नहीं। रीवैल्यूड अमाउंट लाइसेंस की कितनी है? 450 और रीवैल्यू सरप्लस कितना है? 30। ठीक है, यानी ऑलरेडी ये रीवैल्यूड अमाउंट है, तभी तो सरप्लस भी आ रहा है। तो ये क्या गिवन है जी? लाइसेंस का ओपनिंग बैलेंस। डन हो गया। अब आ गया हो, ये पॉइंट्स रह गए। पॉइंट 4, एज ऑन यकम जुलाई 17 फेयर वैल्यू ऑफ एल्स ओन कस्टमर लिस्ट वॉज 35। इसको क्या करें जी? यकम जुलाई 17, हाँ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, अपनी कस्टमर लिस्ट का ओपनिंग आ गया ना। और बोलो, है ना? कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ। भाई साहब इधर देखो, इधर तो देखो, ओन कस्टमर लिस्ट, ओन कस्टमर लिस्ट, ये उन 5 में है। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, मस्ट हैड, गुडविल, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइप। गुडविल बीच में पहले वो अलग से था, बहरहाल एक 5 हो गए, ठीक है ना। तो कस्टमर लिस्ट अगर अपनी है तो वो तो इंटेंजिबल ही नहीं है, इसको इग्नोर करना था। सवाल में एक नोट डाल देना था कि वी हैव इग्नोर्ड इट्स ओन कस्टमर लिस्ट बिकॉज इट इज इंटरनली जनरेटेड। भूल रहे थे ना IS 38, इसलिए तो कर रहे हैं। आगे, एज ऑन यकम जुलाई 17 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स वॉज, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स वॉज 10 ईयर्स। ठीक है, तो भाई साहब वो कह रहा है 30 जून 17 पर रीवैल्यूड अमाउंट है 450 और सरप्लस पड़ा है 30, तो मैंने इसको बुक वैल्यू भी कह दिया। अगर तो आसानी ही है, उस बुक वैल्यू को भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड ही रखो, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करोगे तो आपकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी। तो 10 साल यहाँ से मिल गया हमें। ठीक है, अगला पॉइंट है, अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ, वे कस्टमर लिस्ट वाला तो मैं वैसे ही पढ़ा गया जज्बात में आकर, मुझे अभी सिर्फ ये पॉइंट चाहिए था। ठीक है, 10 साल लाइफ मिल गई। उसके बाद मुझे ये पॉइंट चाहिए, ग्रुप फॉलोज रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंसेस वेयर कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर ऑल इंटेंजिबल्स, और एज ऑन 30 जून 18 फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस वॉज 350। तो मेरा लाइसेंस अब कंप्लीट हो रहा है जी, क्या ख्याल है? हो रहा है कंप्लीट? लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई ना। 30 जून 18 पे लाइसेंस को, लाइसेंस रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, 30 जून 18 पे लाइसेंस को रीवैल्यू करना है ना, तो पहले 30 जून 18 पे ले आओ। 30 जून 18 पर तो अमोर्टाइजेशन करनी है, तो 450 को रिमेनिंग लाइफ 10 पर डेप्रीशिएट करो, अमोर्टाइज करो 450 और 30 को भी रिमेनिंग लाइफ पर डिवाइड कर दो। ओके जी, अब बहस करने के लिए कर लो कि नहीं सर ये 10 रिमेनिंग लाइफ है तो ये 450 जो है इसको हम नहीं मानते कि ये फिर ओरिजिनल रीवैल्यूड अमाउंट होगी। ये तो वही है, वो तो कह रहा है रीवैल्यूड अमाउंट। सर फिर ये बचा हुआ नहीं हो सकता, ये ओरिजिनल वाला हो। और भाई ओरिजिनल वाला भी हो तो आज तो लाइफ 10 ही, अब इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो बहरहाल ये ओपनिंग बैलेंस एज ऑन यकम जुलाई 17 ये बैलेंसेस गिवन थे। तो ठीक है, ये लाइसेंस की रिवैल्यूड अमाउंट है और ये इसका सरप्लस है। इसको बुक वैल्यू समझकर इसको आगे डेप्सिट कर दें रिमेनिंग लाइफ पे। बोलें जी 45 और 3 405 और 27, ये बुक वैल्यू आ गई। अब जहन में आता था ना कि इंटेंजिबल्स पे भी रीवैल्यूएशन मॉडल पढ़ते तो हैं, लेकिन इंटेंजिबल्स पे अप्लाई कैसे होगा? आपने देखा 100% उसी तरीके से होगा जैसे टेंजिबल्स पे होता था, कोई नई चीज़ नहीं। ठीक है, एक लाइन खाली छोड़कर आपने रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेनी है। तो 30 जून 18 पर रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 350। तो आपको खैर से क्या आ गया? लॉस आ गया। कितना आ गया? 55 रुपये का रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। इसने पहले देखो ना, ये लॉस ने कहा लॉस आ गया, सरप्लस ने कहा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाने दूंगा, जाना ही है तो मेरी लाश से गुजर के जाओ। वो गुजर गया। तो 28 फिर गुजर के आगे प्रॉफिट एंड लॉस में चला। ठीक है,
क्या हुआ? कोई मुश्किल नहीं था। उसने कहा मेरी लाश तो लंघ के ही जाएगा, लॉस वो लंघ गया, ऐसा हुआ बस। ठीक है, अच्छा चले। अब लाइसेंस से रिलेटेड कुछ रह गया तो बता दे। सवाल तो ख़त्म हो गया, पहली लाइन पढ़ी थी, बाकी तो सब ब्लैक है। उसके बाद ये कस्टमर लिस्ट है, इसको जो इग्नोर करना मैंने बता दिया, लेकिन अभी कस्टमर लिस्ट थी। उसके बाद 31 मार्च 18 पे ये सॉफ्टवेयर बिक रहा है, इसको देखते हैं। तो फिर ये लाइसेंस तो ख़त्म हो गया, लाइसेंस के अलावा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम आए, हमने आकर यहाँ पे लिखा लाइसेंस जी। ओपनिंग बैलेंस 450। ओपनिंग अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 30। ठीक है, इधर बैठ जाओ, चलो चलो ऐसे इधर। उसके बाद जी, अब पहले अमोर्टाइजेशन है, फिर रीवैल्यूएशन है। इधर देखो, उधर क्या जा रहे हो, वर्किंग हुई पड़ी है, बस जो करना था वहाँ से निकाल के ले आए। यहाँ पे एसेट खड़ा है, अब ये क्या करोगे इसको? देखो, पीपीई का मेन नोट बनाते हुए हमें इनकी ज़रूरत ही कोई नहीं होती, हम सिर्फ एसेट का कॉलम देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इंटेंजिबल का नोट बनाते हुए हमें अगले दो कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। मेन नोट बनाते हुए हमें सिर्फ इंटेंजिबल वाले एसेट वाले कॉलम को देखना। वो कहाँ से आई है? ओह सॉरी, हाँ सही फरमा रहे हैं आप। एज ऑन 30 जून 17, रीवैलिड अमाउंट ऑफ एयर लाइसेंस एंड रीवैल्ड सरप्लस वर 450 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। तो कुछ नहीं है, शायद आप ये अज्यूम कर रहे होंगे हम, सॉरी यार, शायद ये अज्यूम कर रहे होंगे हम कि पिछले साल के एंड पे भी रीवैल्यू हुआ होगा, तभी ये रीवैल्यूड अमाउंट कह रहा था और तभी ये ज़ीरो है फिर। ठीक है ना, बताया नहीं। अच्छा आगे चले, नेक्स्ट अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर 45। 3 का तो ट्रांसफ़र है सरप्लस का, तो 45 आ गया। ठीक हो गया, अब ये एंड पे पहुंच गया। अब क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है, तो 45 अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन से डेबिट और एसेट में से क्रेडिट। ठीक हो गया, ट्रांसफ़र डन। उसके बाद 55 का, देखो ये दोनों कॉलम नहीं देख रहे हम, 55 का सिर्फ लॉस आ गया है, तो एसेट को 55 से कर दो क्रेडिट। डेबिट क्या हो रहा है हमारी बला से, हमें क्या जी, कोई लाइसेंस में एडिशन नहीं है, ठीक है, कोई डिस्पोजल भी नहीं है। बताओ यस नहीं, आंसर बताओ यस। 350 आ गया, यानी सही जा रहे हैं हम, क्योंकि अगर 350 ना होता तो फिर शक होता कि शायद हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है। एसेट लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ही शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, ये तो ऐसे ज़ीरो हो गया, और 350 बुक वैल्यू आ गई। डन। जरा दूर से नज़र आ जाए, और क्या। पचपन, नीचे अब लिख लेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल 10 इयर्स और डेप्शन मेथड स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, चले। अब मैंने कहा जी इस पॉइंट के बारे में बताइए क्या करना है, वो पहले ही बता दिए क्या है, ओन कस्टमर लिस्ट है, इसलिए इसको क्या करने हैं, इग्नोर। चले, अच्छा जी, अब एक एडजस्टमेंट है जो वैसे तो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है। ठीक है, इन्होंने जाके, एप्पल लिमिटेड ने जाके सारे शेयर्स मैंगो लिमिटेड के ख़रीद लिए, यानी कि वो पूरा बिज़नेस ही ख़रीद लिया। जब बिज़नेस ख़रीदा जाता है तो उसके सारे एसेट, सारी लायबिलिटीज़ जो है वो ख़रीद ली जाती हैं।
ठीक है ना। लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना कि कंसोलिडेशन है, बहुत सिंपल सी एक बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे फज्जे के पाए है ये दुकान एक, ठीक है। आप इस दुकान पे गए और आपने इसको कहा कि मैंने आपसे ये दुकान खरीदनी, ठीक है। फज्जे ने कहा ठीक है ले लो। आपने कहा चलो हिसाब लगाते हैं। आपने वहाँ पे दुकान के अंदर दुकान की कीमत भी लगा ली अगर उसकी अपनी है, फिर दुकान के अंदर सामान पड़ा है, फिर उसके अंदर जो है वो कुर्सियाँ पड़ी हैं, फर्नीचर है, सामान वगैरह, पकाने शकाने वाला, और इस तरह से सारे सामान जो थे उनकी आपने वैल्यू लगाई, ठीक है। तो उसकी वैल्यू लगी टोटल सामान की लेट्स से 20, ठीक है जी। आपने कहा फजे भाई ये 20 रुपये आप रख लो। तो फज्जा कहने लगा अपनी शक्ल देखिए, 20 रुपये में मैं तुम्हें दूंगा ये, तुम मुझे इसके 120 दो। आपने कहा क्यों? उसने कहा तुम्हें पता है यहाँ पे जैसे ही तुम बैठोगे तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा कस्टमर को खींचने के लिए, मेरा नाम ही इतना है कि उसकी वजह से लोग खिंचे चले आएंगे। इसको कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं जी? गुडविल। यानी आपके पास एक चीज़ है जिसकी मतलब आपने एक जाकर इन्वेस्टमेंट की, एक बिज़नेस खरीदने की कोशिश की है, ठीक है। वो बिज़नेस की वैल्यू टोटल उसके एसेट्स की लायबिलिटीज़ को नेट करके बनती कितनी है? 20। जो एसेट्स पड़े हैं नज़र आ रहे हैं टेंजिबल्स, उनकी वैल्यू कितनी बनती है? 20, ठीक है। लेकिन इसमें आपने 120 क्यों पे किया? क्योंकि उस बंदे का नाम था, उस बिज़नेस का नाम था। मैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ, 100 रुपया। तो ये 100 रुपया क्या है? ये गुडविल है, ये इंटेंजिबल एसेट कहलाता है। और भी कुछ हो सकते थे इंटेंजिबल, लेकिन मैंने सादा रखा बात को, ठीक है ना। मैं यूँ कह देता हूँ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब पता है क्या होता है? नेट एसेट्स का मतलब पता है क्या होता है? नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है ना। वो बात की बात है, फिलहाल सादा बातें कर रहे हैं, पढ़ेंगे कंसोलिडेशन में सारी बातें, ठीक है ना। नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? 20 रुपये। लेकिन फज्जे ने बिज़नेस कितने में बेचा? हमें 120 रुपये में, क्योंकि 100 रुपये उसने अपने नाम के भी हमसे लिए, ठीक है ना। ये बात समझ आई है कि बिज़नेस की वैल्यू कितनी थी। लेकिन ये वैल्यू होनी चाहिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि उसकी दुकान अगर 50 साल पुरानी है तो आप कॉस्ट खोगे, जिसकी कॉस्ट तुम्हें 50,000 रुपये पड़ी थी, चलो 50,000 ले लूँ, हो गएगा। नहीं, आज की वैल्यू लगाओ। अगर ये बिज़नेस खरीदना है तो मेरे सारे एसेट्स की आज की वैल्यू लगाओ, लायबिलिटीज़ की भी आज की वैल्यू लगाओ। वो भी देखेंगे कंसोलिडेशन में जाके, लायबिलिटीज़ की भी तो वैल्यू होती है, वो सेटल करनी होती है। अगर किसी का बिज़नेस खरीदोगे तो उसके एसेट्स आपके हैं, तो जो उसके ऊपर उधार हैं वो भी आपके ही हैं, ठीक है ना। खैर सादा बात, लाइबिलिटीज़ को ज़रा जहन से निकाल के ऐसे आसानी के लिए, फ़िलहाल उस टॉपिक में तो पढ़ना ही है, सिर्फ जहन में क्या रखो? एसेट्स। एसेट्स की ली आपने फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू एसेट्स की थी 20, ठीक है। लेट्स से 20 करोड़। आपने उसका पे कर दिया 120 करोड़। तो 100 रुपये ज़्यादा क्यों ले रहा है वो? अपने नाम के, ठीक है ना, अपनी गुडविल के। ये बात समझ आई? अब ज़रा ये पढ़ते हैं पॉइंट 2। ऑन यकम जुलाई 2017, हमारे साल के दरमियान में, साल के पहले दिन एल एप्पल एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो। एप्पल आप हैं, मैंगो फज्जा है, फॉर ₹1950, ठीक है। आगे वो कहता है, ये तो होगी ना जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, वो कहता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपीयरिंग इन फज्जाज बुक्स ऑन एक्विजिशन डेट वर फेयर वैल्यूज, ठीक है। फेयर वैल्यूज वर सॉफ्टवेयर 200 का, और अदर नेट एसेट्स, ये अलग अलग क्यों किया उसने? क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है? इनटेंजिबल होता है। तो फिर बाकी क्या होंगे? वो अदर नेट एसेट्स है ना, फिर वो टेंजिबल है, ठीक है ना। तो इनका हमारे इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें आ गई जी, दो चीज़ें आ गई। हमने सॉफ्टवेयर ख़रीदा 200 का, वैसे अभी तो लिखेंगे ना, और अदर नेट एसेट्स हमने ख़रीदे, जो ख़रीदने गए हैं उनकी वैल्यू क्या लगी है? अभी रुक जाओ, ऐड ना करो,
1545। ठीक हो गया, यहाँ तक को मसला। ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसिड्स वो हैं जो फज्जे की किताबों में नज़र आ रहे थे, बैलेंस शीट में पड़े हुए थे, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर था और बाकी अदर एसिड्स और लाइबिलिटीज नेट करके ये फेयर वैल्यू, लेकिन है क्या चीज़? फेयर वैल्यू। एक्विजिशन डेट किस दिन खरीदने का, यानी 1 जुलाई की। ओके, नेक्स्ट बात अभी चल रही है, वो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फज्जा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। क्या? टिल एक्विजिशन डेट फज्जा हैज़ इनकर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ रुपीज़। शुतुरमुर्ग के पाए जो हैं वो बनाने की रेसिपी तैयार कर रहे थे, फज्जे के लोग बैठे हुए, साइंसदान बिठाए हुए उसने। तो टिल एक्विजिशन डेट फज्जा हैज़ इनकर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ ₹80 मिलियन ऑन प्रोडक्ट शुतुरमुर्ग के पाए। ठीक है। ML had not recognized this as an asset because criteria for recognition of internally generated intangible was met on 1 जुलाई। यानी इस दिन मेट हो रहा है जिस दिन उसने शुतुरमुर्ग के पाए बनाने का फार्मूला ड्राइव किया, हम उस दिन इसको खरीदने चले गए। ठीक है। अब वो कहता है ऑन दिस डेट, अच्छा कितनी कॉस्ट लग चुकी है। अब ये सारा का सारा मैंगो ने क्या किया हुआ है, फज्जे भाई ने क्या किया हुआ है, एक्सपेंस आउट किया है, क्योंकि क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ये बताओ 1 जुलाई को ये जो एक्सपेंस किया हुआ है इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, हम जब खरीदने चले गए तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे लिए तो परचेज्ड वाली नहीं बन जाएगी। तो परचेज्ड चाहे बुरी वाली रिसर्च डेवलपमेंट भी हो, रिसर्च तो होती रिसर्च है, बुरी वाली डेवलपमेंट भी हो तो हम उसे कैपिटलाइज करते हैं। कुछ याद है? ठीक है। हाँ, वो बात की बात है, फिलहाल इतनी सी बात ज़हन में रखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहे बुरी वाली भी है, चूँकि हमारे लिए ये परचेज्ड बन गई है, परचेज्ड R&D है, तो हमने इसको क्या करना है, और बोलो कैपिटलाइज करना है, यानी ये भी हमारा एसेट है। लेकिन अगली बात, असल में कंसोलिडेशन के टॉपिक में जाके आपको सही पता लगेगा, फेयर वैल्यू के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। जब किसी से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जो उसका बिजनेस ही खरीदने चले गए हैं, तो आपकी भी कोशिश होगी फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन हो, उसकी भी कोशिश होगी फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन हो। ठीक है ना, मतलब वो भी चाहेगा कि मेरे एसेट्स अंडर वैल्यू ना हो, आप भी चाहेंगे कि ओवर वैल्यू ना हो। तो फेयर वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो हम जब मैंगो को एक्वायर करने गए, हम जब फजे भाई से उसका बिजनेस एक्वायर करने गए, तो कुछ R&D पड़ी थी जो एक्सपेंस आउट उसने की हुई थी। ठीक है। उसके लिए क्यों एक्सपेंस आउट हुई थी? क्योंकि क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। ठीक है। लेकिन हमने तो ये बात डिसाइड की हुई है कि वो बुरी डेवलपमेंट हो चाहे रिसर्च हो, अगर आप जाके खरीद लेते हैं तो वो आपके लिए परचेज्ड है, वो आपका इंटेंजिबल है, और खरीदने के बाद के खर्चे फिर उसी उसूल पे होंगे, रिसर्च वाले एक्सपेंस, डेवलपमेंट बुरी वाले एक्सपेंस, अच्छी डेवलपमेंट वाले कैपिटलाइज। लेकिन ये कैपिटलाइज होना है। लेकिन अगली बात कैपिटलाइज तो हमने करना है, यानी हमारा एसेट तो है, लेकिन ये 80 रुपये की वैल्यू पता नहीं 80 है भी या नहीं आज एक्विजिशन डेट पे, ये सवाल बताएगा। तो सवाल कहता है ऑन दिस डेट एक्विजिशन की डेट पर, ऑन दिस डेट AL एस्टिमेटेड, हमने खुद एस्टिमेट लगाया दैट फेयर वैल्यू ऑफ दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क ऑन शुतुरमुर्ग के पायास वॉज ₹95। इसका मतलब ये परचेज्ड R&D की बुक वैल्यू थी ना एक तरह से, जो उनके पास पड़ी थी, और ये परचेज्ड R&D की फेयर वैल्यू है। तो हमने किस पर इसको एक्वायर करना है? अब फेयर वैल्यू पे। ट्रांजैक्शन तो फेयर वैल्यू पे ही होनी चाहिए। तो ये जो हम ख़रीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, इस शॉपिंग में अभी तक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ गया है, और इस शॉपिंग में कुछ अदर एसेट्स भी आ गए हैं, और इस शॉपिंग के अंदर, बल्कि यूँ कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर आ गया इस शॉपिंग के अंदर हमारे पास, कितना था? 200 का। उसके बाद अभी हमें पता लगा है कि R&D भी आ गई है हमारे पास 95 की, और तो और अच्छा ये समझ आ रहा है, हालांकि हमने कंसोलिडेशन नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि ये है ही ऐसे लॉजिकल सी बातें ही हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर
हम कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तो इसमें इम्प्रूवमेंट ही आएगी इंशाल्लाह। और जब पढ़ लेंगे तो उस वक्त हम यहाँ पे वापस भी आएंगे। जो मैंने डिब्बा नहीं बंद कर दिया लाल उसके अंदर बॉक्स के अंदर वर्किंग को, उस तरह से ये वर्किंग सिखाई नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन में इस वर्किंग करने का तरीका डिफरेंट है। आंसर तो ये निकाला करते हैं, ठीक है ना। तो उस तरतीब पे इस सोल्यूशन के अंदर वर्किंग हुई है, फिर वो उस वक्त आके देख लेंगे। बाकी तो बहुत आसान काम है। अभी तक को बात मुश्किल लगी है? बोलो। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एक्वायर कर लिया हमने मैंगो का, R&D भी एक्वायर कर लिया मैंगो का, ठीक है। अदर नेट एसेट्स भी एक्वायर कर लिए, लेकिन वो टेंजिबल हैं, हम इंटेंजिबल का नोट बना लें, इसलिए मैंने उसको साइड पे रखा। खैर, अच्छा, उसके बाद अभी बात खत्म नहीं हुई। आगे कहता है ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ ML's कस्टमर लिस्ट वाज असेस्ड। इसको भी इग्नोर करेंगे, इसको भी इग्नोर, इसको भी इग्नोर। अभी तो इग्नोर किया आपने। ओन कस्टमर लिस्ट 5 में थी, लेकिन आपको याद है हमने कहा था ये 5 में से कोई भी परचेज हो जाए तो वो इंटेंजिबल है, उसको कैपिटलाइज करना है, पैसे दिए हैं, ठीक है। तो कहता है फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू यहाँ पे फेयर वैल्यू उसने खुद दे दी ऑफ कस्टमर लिस्ट। तो कस्टमर लिस्ट हमारे नोट में नजर आएगी, लेकिन कौन सी वाली? फज्जे के पायों के जो कस्टमर लिस्ट उन्होंने बनाकर रखी हुई थी। कितना जी? 20। अब मुझे बताओ ये टोटल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे क्या है? आगे देखो, आगे क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ML। अच्छा, ये ML इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम, वो तो आगे की बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्विजिशन के वक्त बस यही कुछ था। अब मुझे बताओ, वो बाद में बता, वो बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये 3 इंटेंजिबल्स और एक टेंजिबल, मतलब बहुत सारे टेंजिबल्स और 3 इंटेंजिबल्स जो आपने खरीदे हैं, उसने इनको इकट्ठा इसलिए कर दिया क्योंकि वो PPE का नोट ना बनवा रहा था। उसने इंटेंजिबल्स अलग बताए हैं, बाकी सबको इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ ये टोटल कितना बनता है? टोटल कितना बनता है? ये 1860 क्या है? ये टोटल वैल्यू है, टोटल यूं कह लें फेयर वैल्यू है, ठीक है। अब आपने 1860 की चीजें खरीदी हैं, मार्केट रेट के हिसाब से इस वक्त इनकी कीमत क्या है? 1860। ये बात समझ आती है? अब इधर देखो, ऑन 1 जुलाई AL एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो फॉर 1950। अब मुझे बताओ 1860 वाली चीज़ों को आप 1950 में ख़रीद रहे हो, क्या ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट की है आपने। मैं यूँ कह देता हूँ कैश पेड ज़रा आज, ठीक है ना। कैश आपने जो पे किया वो 1950 है, तो 1800 वाली चीज़ के लिए 1950 दिया, क्यों? उसका कोई नाम भी तो होगा बिजनेस का जो हमने लिया है, तो वो कितना बनता है? 90। ये बैलेंसिंग फिगर होती है। तो ये क्या आ गई जी? ये इस तरतीब पे वर्किंग करनी नहीं है हमने कंसोलिडेशन पे, ये तो आज ज़रा गुजारा करना था ना, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरी ट्रांजैक्शन से हमें 4 इंटेंजिबल्स मिले, नेमली सॉफ्टवेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट कह लें, कस्टमर लिस्ट और गुडविल। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। आज तो 3-4 हैं, पूछ लें। कल तो एक रफ़ी था जो कहता था मैं ओके अम्मा ना सदकना है जी। आज तो 3 हो, कोई मसला है तो बताओ। चलें आगे। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी आएगा, वो बिक भी रहा था, शुक्र है मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सॉफ्टवेयर के बाद क्या है? R&D है। कस्टमर लिस्ट ज़रा आसान है, ये कर लेते हैं। कस्टमर लिस्ट है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D आ गई, फिर गुडविल। टोटल का कॉलम बनाएंगे? टोटल कॉलम बनाएंगे, बना लें। क्यों बना लें भाई? वो कह रहे मत बनाओ, अगर वो ना कहता तो फिर बनाते। नीचे लिखा हुआ रिक्वायरमेंट में जाके पढ़ो भाई, परचेज्ड गुडविल लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर गुडविल आ रही है तो मतलब ये परचेज्ड ही है। इंटरनली जनरेटेड तो यहाँ आ ही नहीं सकती थी, वो इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं, और ये इंटेंजिबल्स का नोट बन रहा है। कस्टमर लिस्ट के साथ परचेज्ड कस्टमर लिस्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। इंटरनली जनरेटेड होती तो यहाँ आती ही ना, हमने इग्नोर किया भी है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो बड़ा ही आसान। मुझे एक बात बताओ, कोई सॉफ्टवेयर पढ़ा था स्टार्टिंग में? कोई कस्टमर लिस्ट, कोई R&D, कोई गुडविल? सवाल में होती तो बता देता, सिर्फ लाइसेंस था, ठीक है। अब एकदम से हमने मैंगो पूरा ही खरीद लिया जाके,
मैंगो पूरा बिजनेस ही खरीद लिया। तो जब वो बिजनेस खरीदा तो उस बिजनेस में बाकी चीज़ों के साथ साथ हमारे पास ये 4 इंटेंजिबल्स भी आ गए। 3 तो नज़र आ रहे थे, मतलब नज़र तो खैर इंटेंजिबल कोई भी नहीं आता, लेकिन ये चौथा भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं, ये इंटरनली जनरेटेड है या परचेज्ड हैं? अब वो वहाँ पे परचेज लिखा हुआ है हमने, ठीक है ना। तो उस रो के अंदर डालेंगे हम 295, 20 और 90। तरतीब से लिखवाओ, ये नंबर है मुफ्त के जी। सॉफ्टवेयर कितना जी? 200, फिर 20 20 20, R&D 95 और गुडविल 90। ठीक है जी। अब इस वर्किंग को यहाँ कर लिया तो अच्छा होता है। चलो इसको वर्किंग 2 कह देते हैं। अब ये बस जैसे हमने जैसे तैसे करके निकाली है, ठीक है ना। इसका वो तरीका नहीं, बहुत आसान तरीका है। इंशाल्लाह जब आप देखेंगे कंसोलिडेशन के अंदर 15-16 दिन ये वर्किंग हमने करनी है जिस तरतीब पे सोल्यूशन में पड़ी है, इसलिए उसको बॉदर मत करें। आंसर ठीक निकल आया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने लिखा ये 90 कहाँ से आया है? वर्किंग 2 से, ठीक है ना। 200, 20 और 95 तो सवाल में गिवन थे ना, कि नहीं? अच्छा, और ये 55 कहाँ से आया है? ये वर्किंग 1 से आया है, मैं भूल गया था। 45 भी कहाँ से आया था? वर्किंग 1 से। डन हो गया जी। चलो चलें जी, अब आगे चलते हैं। अब मेरे ख्याल में इसको फड़का देते हैं। अब ये जो काम शुरू किया है इसको कर देते हैं, या अभी भी आसान, इससे आसान काम अभी भी हैं। वो क्या? हमारे पास गुडविल आ गई है, उसको आपको पता है उसको एमोर्टाइज नहीं करते। गुडविल अंडर कंस्ट्रक्शन इंटेंजिबल और इंटेंजिबल विद इंडेफिनेट लाइफ, I-38 याद है, सबसे पहला टॉपिक था। अमोर्टाइज नहीं करते इनको, गुडविल हो, अंडर कंस्ट्रक्शन इंटेंजिबल हो या इंटेंजिबल विद इंडेफिनेट लाइफ हो, इनको हम अमोर्टाइज नहीं करते, इम्पेयरमेंट टेस्ट से हर साल गुजारते हैं, हो या ना हो। और बाकी जो अदर्स थे उनको अमोर्टाइज करते थे ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ। याद ही नहीं रहा आपको, ठीक है जी। तो और उनको अमोर्टाइज करते हैं इनमें से शॉर्टर पे, और इम्पेयरमेंट टेस्ट से भी हर साल गुजारते हैं, इंडिकेशन हो या ना हो। यस सर, इंडिकेशन होगी तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे उन अदर्स को, हाँ कुछ भी। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब इसलिए ये सबसे पहला टॉपिक है, तो ऐसे भूल जाते हैं आप, बातें होती पता है आपको याद, ठीक है ना। तो इसलिए रिवीजन चल रही है जब तक नॉर्मल क्लास रिज्यूम हो रही। लेकिन ये रिवीजन का मतलब ये नहीं, ये सब काम करने थे जो हमने क्लास करने, ये वही हैं। बस फ़र्क ये है कि IAS 12 इसमें अभी नहीं है, जो पढ़ा हुआ है वो सब तो आ सकता है ना, ठीक। अब यहाँ पे हम आसान काम क्या है, गुडविल को लेकर इम्पेयर कर सकते हैं अगर हुआ तो, और सॉफ्टवेयर की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन चलो अब मैंने कहा ये बात चल रही है तो इसको अब पहुँचा ही देते हैं, ठीक है। ML incurred following expenditure on this project, on this project। कौन सा जी? ये जिसकी, ये देखो ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ ML, ये तो हो गया ना सॉफ्टवेयर अदर है, सॉफ्टवेयर अदर नेट एसेट्स, सॉफ्टवेयर अदर नेट एसेट्स। उसी के अंदर फिर कस्टमर लिस्ट अलग से बताई हुई थी, कस्टमर लिस्ट तो अगले बुलेट के अंदर है, ठीक है ना। अब इसकी बात कर रहा था, फिर एक्विजिशन R&D जिसके पैसे देके हमने 95 रुपये उसके पैसे दिए हैं भाई, उसने फेयर वैल्यू उनकी भी लगाई है, 95 रुपये इधर डाले हुए हमने, ये पैसे देते हुए हमने इसको भी वैल्यू किया होगा, ठीक है ना। तो हमने R&D जो 95 की खरीद ली उसके बारे में कहता है ML incurred following expenditure on this project। आप कहोगे सर हो सकता है वो इस प्रोजेक्ट पे लगा रहा हो, ये कस्टमर लिस्ट पे थोड़ा ही ये कॉस्ट लगनी है, कॉस्ट तो इस R&D पर ही लगनी है ना जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो इसलिए ऐसे कंफ्यूज ना हो जाना कि ये वाला पॉइंट इससे नजर आ रहा है कि क्या चीज़, प्रोजेक्ट कहाँ पे है, प्रोजेक्ट ये पड़ा हुआ, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नहीं है, अदर एसेट्स प्रोजेक्ट नहीं है, गुडविल वो तो सब खरीदते हुए पैसे चीज़ें आ गई ना, प्रोजेक्ट तो ये था जिसके 95 पे किए। अब इसी पे मजीद कॉस्ट इनकर हो रही है। जी 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 बिल्कुल कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ तक बात कर रहा हूँ, यहाँ तक, ठीक है ना। दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई टिल ABC's लॉन्चिंग डेट दैट इज 1 मई। इसका मतलब ये 1 जुलाई, अच्छा 1 जुलाई से ये लेकर लॉन्चिंग डेट तक के कितने महीने बनते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई नहीं आना, मार्च, 10 महीने। लेकिन मसला कोई नहीं है, मसला ये है कि इसको कहीं नहीं बांटना।
वो कह रहा है 1 जुलाई से 31 मई 1 जुलाई से 30 अप्रैल तक है 10 महीनों के खर्चे, और 1 जुलाई से ही रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो चुका है। इधर देखो, ML has not recorded this as because criteria for recognition for intelligence was met on 1 जुलाई 17। तो 1 जुलाई 17 पे रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया है। तो 1 जुलाई 17 से ऑनवर्ड्स ही ये सारे खर्चे हैं, और हैं कब तक? जब तक कंप्लीट नहीं हो गया। तो इसका मतलब 10 महीने के ही खर्चे हैं, और 10 महीने ही हमने देखने हैं। फर्क सिर्फ ये है, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कौन सा एक्सपेंस में जाना है, कौन सा कैपिटलाइज होना है। तो मार्केट रिसर्च, मेरे ख्याल में रिसर्च तो एक्सपेंस आउट करते थे। ओ भाई 95 का एसेट खरीद लेते थे, उसके बाद कहो तो I38 का वो क्वेश्चन खोल लेता हूँ मैं। 95 का एसेट खरीद लिया, R&D थी, चाहे रिसर्च ही चाहे डेवलपमेंट थी, वो इंटेंजिबल है। उसके बाद फिर अगले रूल्स अपने थे, रिसर्च है तो एक्सपेंस, बुरी डेवलपमेंट है तो एक्सपेंस, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगी ना। रिसर्च खुद कह रहा है वो रिसर्च है, रिसर्च तो कभी भी नहीं कैपिटलाइज होती, ठीक है जी। ये 10 महीनों की है सर, हाँ तो 10 महीनों की तो क्या हो गया, अगर रिसर्च एक्टिविटी चल रही है साथ साथ तो वो एक्सपेंस आउट होती रहेगी, वो तो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन, मुझे भूल सा गया, थोड़ा सा भूल सा गया। प्रोडक्ट डिजाइन ने कहा जरा याद कर लेते हैं। I38 प्रोडक्ट डिजाइन, ये डेफिनेशंस थी। मैं अब असल पैरा तो नहीं खोल रहा, लेकिन रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज वाले पैराज भी आपको याद हैं, हाईलाइट भी करवाए थे, वो ही किताब के अंदर लिखे हुए हैं ना, इसलिए मैं वो खोल रहा हूं, ठीक है। ये देखो रिसर्च ही है, डेवलपमेंट कैपिटलाइज होती है, और वो भी कौन सी वाली? जो अच्छी वाली होती है। यानी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट ना कराता 1 जुलाई से, तो डेवलपमेंट भी उतने अरसे की एक्सपेंस में जाती, और जब क्राइटेरिया मीट होता तो डेवलपमेंट कैपिटलाइज होती। रिसर्च चाहे साथ साथ चल रही है, चलती रहती है, एक्टिविटीज अलग अलग की हुई थी ना। कहाँ एग्जांपल्स इसकी, जरा पेज नंबर बताते हो मुझे? ये तो वो था, अच्छा यहीं पे पेज नंबर 208, ये देखो, ये 207, ये भाई साहब ये हैं रिसर्च एक्टिविटीज। भाई इधर देखो, डेवलपमेंट शुरू हो गई अच्छी वाली, लेकिन ऑब्टेनिंग नॉलेज फिर भी रिसर्च है। इवैल्यूएशन, फाइनल सिलेक्शन, वो इस तरह के काम मजीद को कर रहे हैं, वो फिर भी एक रिसर्च है, ठीक है ना। तो रिसर्च एक्टिविटी रिसर्च है, मुंह से कह रहा है रिसर्च है तो वो रिसर्च ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट फेज की एग्जांपल्स ये हैं, डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप्स। जी बच्चों, प्रोडक्ट डिजाइन ये तो कैपिटलाइज होगा। ये डिजाइन लिखा हुआ है, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट है और अच्छी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, तो ये कैपिटलाइज। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट, याद है आपको कैपिटलाइज, लेकिन फिर भी इधर देख लो, पायलट प्लांट के बारे में हमने ये भी देखा था जब कर रहे थे I38, तब कितना अच्छा आता था हमें, ठीक है। डिजाइन भी, कंस्ट्रक्शन भी, ऑपरेशन भी, सब कुछ जो है वो क्या होगा? कैपिटलाइज, ठीक है। पायलट प्लांट से रिलेटेड तो कैपिटलाइज। रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, अब ये एग्जैक्टली यहां लिखा हुआ तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल कैपिटलाइज होने वाला खर्चा ही लग रहा है मुझे। रिफाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट को कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले, जिस तरह से टेस्ट रन वगैरह करते हैं। टेस्ट रन वैसे उसने अलग दिया हुआ है, लेकिन फिर भी लाइक टेस्ट रन ही है, इसको कैपिटलाइज करेंगे, बिल्कुल नजर आ रहा है। ट्रेनिंग एक्सपेंस आउट, टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन कैपिटलाइज, प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट बन रही है तो बन के इन्वेंट्री बन रही है, बिकेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी, इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना। प्रोडक्शन के वो कह रहा है लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट की और प्रोडक्शन शुरू कर दी है, तो प्रोडक्शन जो हो रही है उस प्रोडक्ट की वो इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ये बात समझ रहे हो? एक प्रोडक्ट हम बना रहे थे, क्या बना रहे थे हम? शुतुरमुर्ग के पाए। शुतुरमुर्ग के पाए बनना शुरू हो गए हैं, तो शुतुरमुर्ग खरीदने के पैसे वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल होंगे, पाए बनाने के पैसे भी उसकी कॉस्ट में शामिल होंगे, तो वो तो कॉस्ट है। फिर वो फज्जे साहब बेचेंगे तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल, ये वो वाला मामला हो रहा है।
बात समझ रहे हो ना? तो ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट हो गई है, तो ये खर्चा इन्वेंट्री कह लो या कॉस्ट ऑफ सेल कह लो, इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, आप ये कहो कि ये खर्चा हुआ और ये चीज़ें बिक भी गई तो ये कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी, एक्सपेंस है। ठीक है, और सही है। इसका मतलब ये हुआ कि 12, 48, 6 और 4, बस। बाकी मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस सवाल में कौन सा उसने कहा था डिस्कस, कहा था उसने डिस्कस? नहीं कहा था। तो टोटल क्या बनता है इनका? टोटल क्या बनता है इनका? 60, 66, 70। ठीक है, जरा इसको पढ़ लो, मुझे इसकी शक्ल थोड़ी सी परेशान लग रही है। समझ आखिरी नहीं समझ आया। मेरी बात सुनो, हमारा साल है ये 1 जुलाई 2017 को शुरू होकर 30 जून 2018 पे खत्म हो रहा है, ऐसे ही है? ओके, नाउ इस दिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो गया और 1 मई तक प्रोडक्ट कंप्लीट भी हो गई। ठीक है, तो ये अप्रैल यहाँ पे ऐसे ही है, बोलो। ये मई हो गया और ये जून हो गया ना। अच्छा, अब ये 1 मई है, वो कहता है जी इस दिन कंप्लीट हो गई है हमारी डेवलपमेंट। तो इतने अरसे को आप कैपिटलाइज कर सकते हो। जो रिसर्च था उसे एक्सपेंस आउट कर दिया, ट्रेनिंग एक्सपेंस आउट कर दिया, आखिरी को छोड़ के बात करें, बाकी सारे कैपिटलाइज होते रहे। अब इस दिन खड़े होकर फार्मूला तैयार हो गया, शुतुरमुर्ग के पाए का फार्मूला तैयार हो गया। अब फजा साहब ने कहा बेहतरीन बना है, चखने के बाद ले आओ शुतुरमुर्ग मार्केट से, ज़बा करो उनको, पाए निकालो उनके। अब कॉस्ट इनकर होना शुरू हो गई, अब मैस प्रोडक्शन शुरू हो गई है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुतुरमुर्ग का पाया है वो लॉन्चिंग डेट के बाद है। उन्होंने इश्तिहार लगा दिए हैं कि जी आज के बाद शुतुरमुर्ग के पाए भी यहाँ से मिलेंगे, और वो धड़ाधड़ बना रहे हैं उनको। अब ये क्या है? ये जब तक बिक ना जाए इन्वेंट्री है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यूँ समझो है ही पाया ना, ठीक है, तो वो तो ख़राब हो जाएगा, जैसे बन रहा है वैसे बिक रहा है। तो बस ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल है। इसके अगेंस्ट क्या आएगा? सेल आएगी। तो इंटेंजिबल यहाँ बनना खत्म हो गया है। ये लॉन्चिंग के बाद प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट है ना, लॉन्चिंग के बाद का जो मामला है ये भाई वो प्रोडक्शन शुरू हो गई है। ये अगले अरसे का जो खर्चा है ये कॉस्ट ऑफ सेल बनेगा और इसके अगेंस्ट सेल्स आएंगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ओके, अब क्लियर है? चलो जी, 70 क्या है? 70 क्या है? इधर देखो, R&D इंटरनली जनरेटेड 70। बाकी तो एक्सपेंस में, एक्सपेंस की तो यहाँ कोई जगह नहीं ना होती। ठीक हो गया? डन हो गया? चलो आगे देखते हैं जी। वर्किंग करनी चाहिए थी। वर्किंग 2 तक हम पहुंचे हुए हैं ना, यहाँ मैं वर्किंग 3 करता हूँ। वर्किंग 3 क्या है? इधर देखो, बस इतना से लिख दो। जरा बताना कौन कौन से फिगर्स थे। वर्किंग 3 है 12 प्लस 48 प्लस 6 प्लस 4, बस टोटल भी ना करो, इज इक्वल टू भी क्या करना, यहाँ पे आके लिखो वर्किंग 3। टाइम बचा लो, इसको लिखना तो 70 लिख लो। वर्किंग 3 में आएगा तो देखेगा अच्छा इन 3 को ऐड करके 70 बना, लिखना तो लिख लो। चलो ये लो यार, ये वर्किंग करनी चाहिए। राइटली आइडेंटिफाइड एंड नोटिफाइड, जज़ाकल्लाह। लो भाई, अब देखो भाई, पॉइंट 2 भी गया, बातों बातों में कंसोलिडेशन पड़ी नहीं हुई थी। पॉइंट 3 भी गया, असल में तो ये पॉइंट 3 ही करने आए थे हम अपना IAS सर्टिफिकेट रिवाइज करने। पॉइंट 4 भी हो गया। ये देखो, अपनी ओन कस्टमर लिस्ट को क्या करना है? इग्नोर। ठीक है, एज ऑन 1 जुलाई रिमेनिंग लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स इज 10 years। ठीक है ना? और इसका मतलब इस प्रोडक्ट की भी फिर ये जो इंटेंजिबल जो बना है, फार्मूला बना है, ठीक है, शुतुरमुर्ग के पायों वाला फार्मूला जो बना है, इसकी लाइफ भी कितनी है? 10 साल। सारे इंटेंजिबल्स की 10 साल है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट तो सॉफ्टवेयर का है, लेकिन मेरे ख्याल में प्रोडक्ट के बारे में और कोई बात नहीं है। पॉइंट 6 में सॉफ्टवेयर है। पॉइंट 7 के अंदर फेयर वैल्यू लाइसेंस की हमने ले ली है। दूसरी चीज़ जो वैसे ही छुपी हुई है वो गुडविल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरे ख्याल में हम इसको भी कंक्लूड कर सकते हैं। इधर देखो,
ये खत्म होगी कहानी। कोई डिस्पोजल इसका नहीं है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे इसको रखते ही नहीं है। बताओ जी 165। अभी अभी तो हमने इसको तैयार किया है, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नंबर 4। ये 70 है जी, बोलो इसको डिवाइड करेंगे 10 से और 2/12 कर देंगे, क्योंकि यकम मई को ये तैयार हो गया था। मई और जून की अमोर्टाइजेशन कितनी आती है? तो ये 1.17 का 1.16 आ रही है तो 1.2। सोल्यूशन में क्या है वैसे, चलो देख के बता दो, वही कर लेते हैं ताकि मैच कर जाए बाद में। चलो इतनी देर से मैं देख लेना सी यार, रहन दे भाई, रहन दे भाई। 2.8। हाँ, क्योंकि हमने इसको इग्नोर कर दिया, हालांकि हम इसको कैपिटलाइज कर चुके हुए हैं। एडिशन, ठीक है जी। तो इसके अंदर प्लस करेंगे, अब इकट्ठा भी कर सकते हैं, वैसे इकट्ठा कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। इकट्ठा करना है इकट्ठा कर लें, वैसे यहाँ पे भी हो सकता है भाई जी वो वाला भी तो एसिड ही था। चलो इकट्ठा करो, ये कंफ्यूज करता है। ये देखो, हाँ भाई पहले से कितना पड़ा था, पहले से कितना मतलब जो खरीदा था, एक्वायर्ड कितना था 95, 70 मजीद ऐड किया, टोटल जो भी बना है इसको डिवाइड बाय 10 इकट्ठा करो, इंटू 2/12 कर दो जी। बोलो 2.8 जी। नहीं जी, दिखाया था नंबर 4 होती ब्लेसिंग तो बता देते। वैसे तो ब्लेसिंग्स बहुत हैं अल्लाह की ज़ात अली की हमारे ऊपर जी। चलें आगे। कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, 2.8। अब 165 में से 2.8 माइनस करें तो 162.2। नीचे लिखोगे कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन 10, ठीक है जी, और सही है। ठीक है जी, चले आगे। उसके बाद मैं तो कहता हूँ कस्टमर लिस्ट के बारे में और तो कुछ था नहीं, कस्टमर लिस्ट को भी फड़का दो। कस्टमर लिस्ट 20 पहले कोई नहीं थी, अब इसकी अमोर्टाइजेशन ले लेते हैं। कस्टमर लिस्ट वो वाली ऐड तो नहीं करनी जो पहले से पड़ी हुई है, वो इंटरनल है, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय 10, लेकिन ये पूरा साल है। ये पूरा साल क्यों है? ये कस्टमर लिस्ट हमने यकम जुलाई 17 को खरीदी थी जब हमने मैंगो को एक्वायर किया है जाके, ठीक है। तो 2 रुपये, वर्किंग नंबर 5। कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, ये क्रॉस भी मत लगाया करो, इससे भी टाइम ज़ाया होता है, बस खाली जगह छोड़ दिया करो पर्चे में, ठीक है। तो 20 में से 2 गए 18, कॉस्ट मॉडल स्ट्रेट लाइन 10 साल। सॉफ्टवेयर पढ़ लो जी, ये पॉइंट भी पढ़ लो, पॉइंट 6 भी पढ़ लो। पॉइंट 6, ऑन 31 मार्च 18 ML सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर 110। यार कहीं कॉस्ट ही नहीं दी हुई, कहीं ढूंढो। ये तो क्या सेल प्रोसीड्स हैं। वो कह रहे 31 मार्च 18 पे उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर बेच दिया 110 का। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहीं से कॉस्ट नहीं है तो काम नहीं चलेगा, गड़बड़ हो गई। ओ मेरे भाई ने ढूंढ लिया, सॉफ्टवेयर के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ₹100 मिलियन ईच। 200 का मतलब फिर 2 पड़े, ठीक है। तो 100 क्या है? कॉस्ट, ठीक है। डबल एंट्री करने की क्या ज़रूरत है वहाँ पे जर्नल एंट्रीज में जाके, बस यहाँ पे आओ, ठीक है जी। और डिस्पोजल है 100, ठीक है जी। और
इसकी डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब वो कैसे निकलेगी? वेरी सिंपल। हमने ये 100 वाला एसिड जो ख़रीदा था यकम जुलाई पे, इसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल थी। सारे एसिड्स की 10 साल है, ठीक है, और पूरा साल नहीं डेप्रिशिएट हो सका क्योंकि ये किस दिन बिक गया है? ये बिका है 31 मार्च 18 पे, तो अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने नहीं हैं। तो 9/12 आप कहीं खो गए, मुझे लगता है कहीं स्किप कर गए कुछ। सब समझ आ रहा है जी? कितना? 7.5। देखो हमने इसको ख़रीदा था यकम जुलाई 17 पे, 31 मार्च 18 तक सिर्फ 9 महीने ही इस्तेमाल हुआ था और डिस्पोज हो गया। तो क्यूमुलेटेड एडिशन कितनी बनेगी? यही 7.5। तो 7.5 भी गया, ठीक है, डन। सॉफ्टवेयर तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ओपनिंग कुछ नहीं था, सॉफ्टवेयर हमने अभी ख़रीदा था मैंगो से, ठीक है। ट्रांसफ़र तो कोई नहीं है, लेकिन ये तो चाहिए। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, वो होता है ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। तो ओपनिंग 200 था, डिस्पोजल माइनस हो गया, जो बकाया बच गया 100, उस पे 10 करो और 10 ले लो। नहीं ओपनिंग कुछ नहीं था। अच्छा चलो ये एडिशन ही सही, चलो ठीक है, मैं कर लेते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है, सही कह रहे हो आप। ये लो, ऑन ओपनिंग 0, ऑन एडिशन। अब एक को एडिशन में ले लो, एक को डिस्पोजल में ले लो, फिर ऐसे कर लो। वैसे तो 200 का एडिशन हुआ है, लेकिन हम अलग अलग कर लेते हैं। तो 100 को 10 से डिवाइड करके 10 की रख लो पूरा साल, और ऑन डिस्पोजल वर्किंग 6 में से 7.5 उठा लो। तो 17.5 इज द accumulated depreciation of depreciation expense, amortization expense debit और accumulated amortization credit। यार इम्पेयरमेंट की जगह ही नहीं बनाई मैंने। चलो स्लैश डालूंगा तो ठीक है, चलें गुजारा करेंगे, लेकिन फिर मैं चाह रहा था ना कि पक्का एक उसूल बन जाए, वो फिर ज़बानी बता दूंगा, ठीक है जी। कितनी आई है amortization? 17.5। वर्किंग नंबर इधर देख के बतानी है सिर्फ। वर्किंग 7 ये लिखा है मैंने, ये वर्किंग 6 7.5 मैंने, ठीक है जी। अच्छा जी, कितना आ गया? 100, और यहाँ क्या बच गया? 10। जाहिर सी बात है, वो जो बचपन में हम कहा करते थे जो एसिड बिका है, बिक गया, क्लोजिंग डेट पे नहीं है, समझो वो दूसरा वो था ही कभी नहीं। तो एक ही एसिड है, उसी की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है आज तक की, ठीक है। उसके बाद जी ये हमारी गुडविल है, और इसकी डेप्रिसिएशन तो होती ही नहीं है, अमोर्टाइजेशन हो सकती थी, वो कोई नहीं। ओपनिंग में पहले नाजी तो आई। अब इधर देखते हैं जी, रिमेनिंग लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स एक्सेप्ट गुडविल वाज 10 years। क्यों? गुडविल को पता ही नहीं होता कितनी लाइफ है, और गुडविल को हम कभी भी अमोर्टाइज नहीं करते, नेवर अमोर्टाइज, लेकिन टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली। याद है बातें? टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली विदाउट एनी इंडिकेशन, ठीक है, सही है। अब ये छुपी हुई बात एक और निकली, क्या कहते हैं? गुडविल ऑफ ML हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय 20%। जी, तो गुडविल है कितनी? गुडविल है कितनी? 90। कितनी इम्पेयर हो गई है? बाय 20%। कितना बनता है? 18। इसकी एंट्री होती है, आपको पता है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। एसिड भी हो सकता है। अब इधर देखो, अमोर्टाइजेशन के साथ ही इम्पेयरमेंट लिख दें,
ठीक है। अब वैसे मैंने जो सोचा था असल में, जो मैं भूल गया, वो क्या था, अमोर्टाइजेशन के नीचे एक लाइन छोड़ूंगा खाली और वहाँ पे अलग से इम्पेयरमेंट लिखूंगा, ताकि इन सब के आगे इम्पेयरमेंट ना आए और इसके आगे इम्पेयरमेंट और अमोर्टाइजेशन ना आए। पर मैं माजरत चाहता हूँ, अब सारा सवाल मुझसे नहीं मिटाया जाता, आप लोग बस इसी को कबूल कीजिए। क्या कर लें, समझ आ गई है? चलें ठीक है, ये तो मैं कर ही लूँगा। ये तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इस बात से ना, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कोशिश करके ना बीच में घुसू लें लाइन में ना, दरमियान में आप अमोर्टाइजेशन से अगली लाइन में ट्रांसफ़र से ऊपर बीच में करके ऐसे साफ सू के लिख लें इम्पेयरमेंट। ठीक है, चलें जी। इम्पेयरमेंट 20 नहीं 18, इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है जी, ये आ गया 18 और 70। ये इस तरह से आपने सारी चीज़ें लिख लेंगी। गुडविल के नीचे यूज़फुल लाइफ कोई नहीं ज़रूरत, मेथड अमोर्टाइज करते ही नहीं है, मॉडल इस पे लिख सकते हैं आप, उस पर भी कुछ ना लिखा करें, बस गुडविल ऐसे एक स्पेशल चाइल्ड है। कितनी देर हो गई है भाई? अच्छा, चलें इसको पार्ट 1 कर लें, पॉज कर लें।